दिल्ली से बड़ी खबर एक मिल रही है जहां पर ब्लैक फंगस का कहर है, देश भर में ब्लैक फंगस का कहर है। इस बीच में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने कई प्रदेशों को दवाइयां भेजी है और इस बीच में उत्तराखंड को एम्फोटेरिसिन बी की 50 डोज भेजी गई हैं। यूपी को एम्फोटेरिसिन बी की 380 डोज भेजी गई हैं। तो वहीं कई और राज्यों में भी इसकी डिमांड है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तराखंड को भी डोज भेजी गई है। 50 डोज ही भेजी गए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 50 डोज भेजे गए हैं। एम्फोटेरिसिन बी की ये डोज 50 डोज भेजी गई है उत्तराखंड को, और उत्तर प्रदेश को भी भेजी गई है। उत्तर प्रदेश को 380 एम्फोटेरिसिन बी भेजी गई है। उत्तराखंड में भी कोरोना फंगस का जो खतरा है वो लगातार जारी है, वो कहर जो है वो लगातार जारी दूसरे राज्यों की तरफ। तो इस बीच में एम्फोटेरिसिन बी की डोजेस भेजी गए हैं और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के इस्तेमाल के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। एम्फोटेरिसिन बी के इस्तेमाल की एसओपी ये जारी कर दी गई। कोविड सेंटर, मेडिकल कॉलेज, सरकार के संस्थान में ये दवाई मिलेगी एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी 50 डोजेस उत्तराखंड भेजी गई हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अजित, जो नई एसओपी जारी की गई है ब्लैक फंगस को लेकर, क्या क्या है उसमें पॉइंट्स? राजीव, देखिए, चूंकि ब्लैक फंगस एक तरह से महामारी के तौर पर आगे बढ़ रहा है और जिस अभी हम चूंकि पहली महामारी को झेल रहे हैं, जो कोरोना, जो इस समय कोविड चल रहा है, बहुत बड़ी जनहानि इस बार हो चुकी है। तो अभी हम उससे भी नहीं उभरे थे। ये ब्लैक फंगस नाम की एक नई बीमारी यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर नहीं, पूरे देश में आ गई। तो शासन स्तर पर इस मामले को लेकर कई दिन से लगातार बैठकें चल रही है। आज इस ब्लैक फंगस के लिए जो दवाई की उपलब्धता है उसके लिए एक एसओपी जारी की गई है। शासन ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि यह दवाई केवल डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर, मेडिकल कॉलेज और केवल राज्य सरकार के संस्थानों में ही मिलेगी। अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर किसी व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या तो उसके लिए नहीं होगी और प्राइवेट स्टोर्स पर कोई उपलब्ध नहीं होगी। इसका जो भी उपयोग होगा वो बहुत ही जांच परख कर सीएमओ का जो ऑफिस होगा उसकी मॉनिटरिंग करेगा, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग करेगा और इसके जांच परख कर और बहुत ही परीक्षण के बाद इस दवा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या सेल आउट किया जाएगा। जी राजीव, अगर उत्तराखंड की बात करें अजित, तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के केसेस अब तक कितने आए हैं और कितने अस्पतालों में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है? राजीव, देखिए, 2 दर्जन से ज्यादा केस इस समय उत्तराखंड में डिटेक्टेड हो गए हैं और मैं कल शाम तक का आंकड़े का अगर आपके सामने बात करूं तो कल शाम तक 5 डेथ ब्लैक फंगस से यहाँ हो चुकी थी, जिसमें 2-3 डेथ तो केवल एम्स ऋषिकेश में थी और 2 डेथ कुमाऊं की तरफ हुई थी। तो इसका चूंकि सिलसिला शुरू हो गया है और मरीज भी आने शुरू हो गए हैं, भले ही इतनी बड़ी संख्या ना हो, लेकिन अगर जिस बीमारी के हमारे पास पर्याप्त उपचार के उपाय नहीं होंगे तो छोटी बीमारी भी बड़ी बन सकती है। तो इसी लिहाज से सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है और मुख्यमंत्री ने इसकी मीटिंग ली। कोविड-19 की आज हुई समीक्षा बैठक में इस पर विशेष फोकस रहा। जी राजीव, क्या अजित, वैक्सीन जो ब्लैक फंगस की वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, क्या उसकी कमी है? क्या लोगों को जिसको अब तक ये बीमारी हुई है उनको इजीली अवेलेबल है, मिल पा रही है या नहीं? राजीव, देखिए, चूंकि ये एसओपी आज ही जारी हुई है और ब्लैक फंगस हम और आप दोनों सभी लोग मिलकर ये देख भी रहे हैं कि अभी ताजा एक बीमारी जिसकी एंट्री यहाँ पर समाज में हुई है और अभी 5-6 दिन से ही मरीज मिलने शुरू हुए हैं। तो ये जो इनका इंजेक्शन है, तो जो ये मेडिसिन है, ये चूंकि पहले से अवेलेबल इसलिए भी किसी राज्य में नहीं थी, ये बीमारी ही नहीं थी। अब बीमारी आ गई है तो उसी के निदान के लिए ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन जुटाए जा रहे हैं। जी अजित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल के लिए एसओपी जारी की गई है और एम्फोटेरिसिन बी इसी मेडिसिन, इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल होगा। इसकी 50 डोजेस केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को भेजे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पर सवाल दागे, सरकार पर सवाल उठाए हैं हरीश रावत ने कहा कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लेना चाहिए। मैदान की तुलना में पहाड़ में संक्रमण के ज्यादा केस, पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, हरीश रावत ने कहा, और सरकार को प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। स्वास्थ्य सेवाओं की कोई दस्तक नहीं रही है। कोरोना के मरीजों तक, संक्रमित लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास होना चाहिए था, प्रयास नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में
राज्य सरकार के प्रयासों की विफलता पर या अपर्याप्तता पर जो कुछ माननीय हाईकोर्ट ने कहा है वो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हरीश रावत को आपने सुना और इन्होंने चिंताएं व्यक्त की हैं पहाड़ों के प्रति अपनी। हालांकि एक बात ये भी तय है कि अगर अभी पहाड़ों में अस्पताल नहीं बन पाए या सुविधाएं नहीं मिल पाई तो फिर भविष्य में उम्मीद करना भी कहीं ना कहीं मूर्खता या बेवकूफ़ी ही होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रवि कैंतोरा खबर पर। रवि, हरीश रावत ने निशाना साधा है और पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं दरअसल हैं ही नहीं, उनका उन्होंने भी जिक्र किया है। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पहाड़ों में कोरोना के मामले अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मौतें भी पहाड़ों में ज़्यादा हो रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से विपक्ष के तौर पर हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को कि जो भी मरीज हैं, जो उत्तराखंड वासी हैं, उनको धोखे में न रखा जाए, बल्कि उनके सामने तमाम स्थितियाँ उनको स्पष्ट किया जाए। पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहाल हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं और इस बार जो महामारी है, इस महामारी के दौर में भी पहाड़ों के लोग कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो हरीश रावत का जो कटाक्ष है वो लगातार सरकार पर करते रहता है और इस बार उन्होंने एक बात उन्होंने इसमें एक और कही है। उन्होंने कहा है कि रचनात्मक तौर पर हम सरकार के साथ इस कोविड महामारी को ख़त्म करने के लिए उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार इस पर भी सहयोग नहीं करना चाहती। तो लगातार जो निशाना है, जो पक्ष विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, उनका दौर तो चलता ही रहता है और इसी दौर के बीच हरीश रावत का ये बयान भी कहीं ना कहीं सामने आया है। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली की अगर बात की जाए धरातल पर, तो वाकई में अगर हम पहाड़ों की स्थिति की बात करें तो कोरोना वहाँ पर भी लगातार बेकाबू होता चला जा रहा है। अस्पताल वहाँ पर नहीं है, टेस्टिंग की वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। तो इन सब चीज़ों को सरकार को बिल्कुल गंभीरता के साथ देखना होगा। हालांकि इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है और पूरी सरकार इस बार जो पूरा फोकस है वो कोविड को लेकर है। मुख्यमंत्री सवाल है कि समीक्षा बैठक ले रहे हैं, आज उनकी बैठक चल रही है। चलता रहता है लेकिन काम पहाड़ों पर दिख नहीं रहा है। आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौटेंगे। टेस्टिंग से लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं तक पहाड़ों पर तो विशेष तौर पर नहीं दिख रहे हैं। इधर देहरादून में दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये दोनों मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद उनकी बची हुई दवाइयों को दूसरे मरीजों को महंगे दामों पर बेचते थे। दरअसल वार्ड बॉय मरीजों को झूठ बोलते थे कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है और अपने पास ही अन्य मरीजों की रखी हुई दवाइयों को महंगे दामों पर पेशेंट को बेचते थे। अभी तक देहरादून शहर में 10 मुकदमे कालाबाजारी को लेकर दर्ज हो चुके हैं। कालाबाजारी को लेकर के हम लोगों ने कुछ टीम्स गठित की हुई हैं जो लगातार शिकायतों पर जो है कार्रवाई करती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में लगभग हम लोगों ने 10 मुकदमे किए हैं, जिसमें कि कहीं पर दवाइयों को लेकर, कहीं पर टेस्टिंग को लेकर के जो है ओवर रेटिंग या दवाइयों की कालाबाजारी की शिकायत आई है, जिसमें हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं। देवभूमि में आए दिन कोरोना पर अब जो है काबू पाता हुआ उत्तराखंड दिख रहा है। बीते 24 घंटों में सिर्फ 3,626 केसेस आए हैं, जबकि एक दिन में 70 मरीजों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है। इधर 8,731 मरीज एक दिन में ठीक होकर घर गए हैं। हालांकि राज्य में कुल केस की बात करें तो अब तक 3,07,566 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,33,266 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। फिलहाल 63,373 एक्टिव केस हैं, जबकि 5,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को हो रही कई तरह की बीमारियों को देखते हुए डीएम इबा श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है। डीएम ने कहा कि बच्चों की सेहत खराब होने पर किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। अगर किसी बच्चे में खांसी, जुकाम, बुखार या डायरिया के अलावा स्किन डिसीज दिखाई देती हैं तो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र या आपदा कंट्रोल रूम में उस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। बच्चों में कोरोना वायरस के मामले भी पहले हम ये सोच करके चल रहे थे कि बच्चों को कोविड नहीं होता है और अगर होता है तो बिना लक्षणों के या बहुत ही मामूली लक्षणों से वो निकल जाता है। लेकिन अब ये ऐसी बात नहीं है। कई राज्यों में देखा जा रहा है कि बच्चों के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पे हम ग्राम स्तर पे निगरानी हम जल्दी ही इसमें हफ्ते 10 दिन में हम स्टार्ट करा देंगे, जिससे कि बच्चों में अगर कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो जल्दी हमारे जनपद में डिटेक्ट हो जाए। पौड़ी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों की संभावनाओं ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग को तीसरी लहर को लेकर चौकस रहने के निर्देश दिए। साथ ही तीसरी लहर की रोकथाम किस तरह से की जाए
इसके लिए भी बैठक शुरू हो गई है। सीएमओ ने तीसरी लहर में 10 साल तक के बच्चों को का जो है संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा बताया, जिसको देखते हुए कोविड अस्पतालों में छोटे बच्चों को देखने के लिए एनआईसीयू और बड़े बच्चों के लिए पीआईसीयू को तैयार करवाने की प्लानिंग कर ली है। तो हम ये देखते हुए कि छोटे बच्चे जो नियोनेट्स हैं, जो अभी पैदा हुए हैं, वो बच्चे या 5 साल तक के बच्चे या 10 साल तक के बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा, तो इसी के लिए तैयारी की जा रही है। तो उसमें हम सभी जो हॉस्पिटल हैं, कोविड हॉस्पिटल हैं, उसी में जो है हम जो बच्चों के जो नियोनेटल एनआईसीयू जिसको कहते हैं, बच्चों का छोटे बच्चों को देखने के लिए जो आईसीयू की यूनिट होती है, या ऐसी जो बड़े बच्चे होते हैं उनके जो देखने के लिए जो यूनिट होती है जिसको पिक्कू बोलते हैं, तो उसकी जो है हमें व्यवस्था जो है हर अस्पताल में बनानी है। उसके लिए कम से कम जैसे पिक्कू के 5 बेड हैं तो वो हमें उसके लिए वहाँ पे रखने अलग से बनाने। ऐसे निक्कू के लिए भी 5 से 10 बेड हमें जो है अस्पताल में डेवलप करने हैं। रुड़की में युवाओं की फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश लेन देन को लेकर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। तो फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपसी रंजिश की वजह से यहां ये फायरिंग हुई है। देखिए, हवा में गोली चलाते हुए इस शख्स को आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने एक पक्ष की ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये तस्वीरें रुड़की की हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 मई के बाद बारिश से राहत मिलेगी। 25 मई तक तो फिलहाल बारिश से जूझना पड़ेगा। लगातार हुई बारिश की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ है। नेशनल हाईवे अलग अलग जगहों पर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। और हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? राजीव, अगर बात करें तो पहाड़ी जिलों में अगले जो 3 दिन है यानी कि 25 तारीख तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा और बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि हम ये भी बता दें कि कोई भारी वर्षा की कोई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बन रहा है इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मैं इस वक्त देहरादून में हूँ। अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मौसम यहाँ पर शुष्क हो गया है, अच्छी चटक धूप यहाँ पर खिली हुई है। लेकिन अगर पहाड़ी जिलों की बात करें तो वहाँ पर पूरी तरीके से बारिश की अभी संभावनाएं बनी हुई हैं। और जिस तरीके से जो पर्वतीय जिले हैं, अगर हम बात करें पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अगर चमोली, ऐसे जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश का अभी 3 दिन तक और अलर्ट है। और इसके साथ ही जो अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात भी होगा। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले जो 3 दिन रहे उत्तराखंड पर काफ़ी भारी बारिश का संकट रहा। नदियाँ उफान पर आई और इसके साथ ही साथ जो है कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की अभी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देहरादून में मौसम खुला हुआ है, लेकिन पहाड़ी जिलों की बात करें तो 25 तारीख तक यह अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर में नीलधारा नदी का जलस्तर बढ़ गया था और इसकी वजह से किसान नदी के बीच में फंस गए, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की। लक्सर के उप जिलाधिकारी की माने तो अब तक 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कर्णप्रयाग के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लंगासू के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरा और इसकी वजह से सड़क धंस गए। मार्ग के धंस जाने के बाद वाहनों की आवाजाही थम भी गई और आपको बता दें कि जो छोटे वाहन हैं, बड़े वाहन हैं, उनको निकलने में बड़ी परेशानी हो रही। छोटे वाहन बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं और पहाड़ी से बोल्डर गिरने पर यह हमेशा खतरा बन जाता है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की सभी नदियां उफान पर। चंपावत के टनकपुर से होकर बहने वाली शारदा नदी जबरदस्त उफान पर है, जिसके चलते खनन के काम में लगा मजदूर का एक परिवार शारदा नदी पर बने टापू पर फंस गया। एक ही परिवार के 9 सदस्य टापू में फंस गए थे, जिसकी सूचना प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया और आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद डीएमसी रविशंकर ने प्रशासक के रूप में जिला पंचायत का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले जिले की 306 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो गया था। इन सभी ग्राम पंचायतों का काम
6 एडीओ संभाल रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी महीने हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव होने थे। कोरोना कर्फ्यू की वजह से पहाड़ में रोजगार की दिक्कतें हैं। इस बीच में बड़कोट में एक शख्स मशरूम की खेती करके न सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा कर रहा है, बल्कि वो कई और लोगों को भी रोजगार दे रहा है। नौगांव ब्लॉक के हिमरोल गांव में किसान लोगों को मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी दे रहे हैं।